हेलो एंड वेलकम बैक टू जेईई नर्ड्स। तो अब जेईई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट अब इतना करीब आ चुका है और अगर कोई 2026 वाला बच्चा भी ये देख रहा है तो उनके लिए वीडियो यूजफुल होने वाला है। बहुत ही खास वीडियो मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। हाउ टू यूज़ एनटीए नॉर्मलाइजेशन। एनटीए नॉर्मलाइजेशन करता है, टेक्निक है, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता भी दूंगा, बट इसको अपने फेवर में कैसे यूज़ करना है, कुछ सीक्रेट टिक्स या कुछ सीक्रेट बातें जो वैसे बहुत जनरल चीज़ें हैं बट बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं उनको, तो उनके बारे में अगर बात करने वाले हैं अपन। और कैसे इसको अपने फेवर में यूज़ करके तुम एक दूसरे बच्चों पे एज पा सकते हो, कैसे वो चीज़ की जा सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। जस्ट जिन बच्चों को नहीं पता है फटाफट में नॉर्मलाइजेशन क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। देखो, एनटी का जो पेपर होता है जेईई मेंस का, वो बहुत सारे शिफ्ट्स के अक्रॉस होता है, ठीक है। और हर शिफ्ट का पेपर अलग आता है, और क्योंकि अब हर शिफ्ट का पेपर अलग आता है और जेईई का इतना वास्ट सिलेबस है, तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि सारे शिफ्ट्स में जो पेपर आ रहा है उसकी डिफिकल्टी सेम हो। अब इसमें क्या है, अनफेयरिटी हो जाएगी। अगर सपोज करते हैं किसी शिफ्ट का पेपर बहुत मुश्किल है और किसी शिफ्ट का पेपर बहुत आसान है, इन दोनों बच्चों को हम सेम पैमाने में रखेंगे तो इस बच्चे को तो बहुत फायदा होगा जिसका पेपर बहुत आसान आया है। जिसका पेपर मुश्किल आया उसके मार्क्स कम आएंगे, उसको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ताकि ऐसी अनफेयरिटी ना हो, एनटीए सारी शिफ्ट्स के अक्रॉस डिफिकल्टी वाइज एक नॉर्मलाइजेशन कर देता है। इफेक्टिवली उससे क्या होता है, तुम्हारी जो 99 परसेंटाइल थी वो अब तुम्हारी सिर्फ अपने शिफ्ट की डिफिकल्टी के हिसाब से, या तुम्हारी जो भी रैंक बनेगी वो अपनी शिफ्ट की डिफिकल्टी के हिसाब से डिसाइड होती है। मोटा मोटा अगर मैं तुम्हें बात समझाऊं तो बात अंत में ये बच जाती है कि तुम्हारा कंपटीशन जो है सिर्फ उन बच्चों से रह जाता है जो तुम्हारी साथ तुम्हारे शिफ्ट में पेपर दे रहे हैं। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, अब मान लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी जो 27 जनवरी की शिफ्ट थी, शिफ्ट 1 थी, जो बहुत आसान पेपर आ गया था, तो अब 99 परसेंटाइल लाने के लिए 27 जन की शिफ्ट 1 वाले पेपर को 235-240 नंबर लाने पड़े थे। लेकिन अगर यही कोई बहुत मुश्किल शिफ्ट आ गई थी तो उसी सेम बच्चे को उस दूसरी शिफ्ट में 99 परसेंटाइल 150-160 नंबर पर मिल जाएगी, क्योंकि उसका पेपर बहुत डिफिकल्ट था। तो इसलिए 160 वाला भी 99 डिजर्व कर पा रहा है, 240 वाला भी 99 डिजर्व कर पा रहा है, ठीक है। तो इसमें अंत में काफ़ी बार बार कंट्रोवर्सी हो जाती है कि एनटीए बहुत क्रेजी लेवल ऑफ नॉर्मलाइजेशन कर देता है कि 240 पे भी लोगों की बहुत खराब रैंक आ रही है, 170 पे लोगों की बहुत अच्छी रैंक आ जा रही है, वो सब हो जाती है चीज़ें। तो इस कंट्रोवर्सी में बाद में तुम ना रो रहे हो, तुम ना परेशान हो रहे हो, इसके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, नॉर्मलाइजेशन को क्रैक करने के लिए और समझने के लिए, मेंटेन कंसिस्टेंसी अक्रॉस वेरियस डिफिकल्टीज। होता क्या है, हमारी तुम्हें एडवाइस रहेगी कि जितना तुम डिफरेंट डिफिकल्टी के एग्जाम्स उनको प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा तुम फायदे में रहोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि पेपर तुम्हारा जो है वो किस डिफिकल्टी का आने वाला है। पेपर बहुत आसान रहेगा, बहुत मुश्किल रहेगा, एवरेज रहेगा। इसलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि तुम अलग अलग डिफिकल्टीज के पेपर पहले से प्रैक्टिस करके जाओ। उससे क्या होगा, ये तुम्हें एक एज दे देता है, क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी टू हैंडल डिफरेंट डिफिकल्टीज, तुम्हें पता होता है कौन सी डिफिकल्टी में कैसे काम करना है। मैं बताता हूँ, 3-4 डिफिकल्टी होती है। सपोज करो एक पेपर आ गया इजी लेवल का, एक पेपर आ गया वेरी इजी लेवल का, एक पेपर रहा मीडियम, एक पेपर रहा डिफिकल्ट, एक पेपर रहा वेरी डिफिकल्ट। तुमने अपनी प्रैक्टिस के टाइम ये पेपर भी लगाया है, ये भी लगाया है, ये भी लगाया है, ये भी लगाया है, ये भी लगाया है। इससे क्या होगा, तुम्हें पता है कि जब पेपर बहुत ईजी आ जाता है तो पहले 5-6 क्वेश्चन में बाद ही तुम लेवल समझ गए पेपर का, और तुमने अपनी स्ट्रैटेजी ऑन कर ली कि अच्छा ऐसे पेपर में मुझे सवाल क्विकली सॉल्व करने हैं, मुझे सवालों की कैलकुलेशन पर ध्यान देना है ताकि मैं बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स ना कर दूं, और मुझे जितना ज़्यादा हो सके सवालों को अटेम्प्ट करना है। तुम्हें ये बात पहले से पता रहेगी। सपोज करो तुम्हारा पेपर वेरी डिफिकल्ट आ गया, सपोज करो तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा खासा डिफिकल्ट आ गया, तो ऐसे सिनेरियो में तुम्हें ये पता रहेगा कि अच्छा बहुत डिफिकल्ट पेपर मेरा अगर आ गया है तो मुझे ये मालूम है कि अब मुझे सारे सवालों को धीमे धीमे पढ़ना है, एक एक सवाल को डिटेल में सॉल्व करना है, मुझे सवालों को स्लोली देखना है, हर सवाल पर खासा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि सवाल डिफिकल्ट है, सवाल ट्रिकी होगा। जितना ज़्यादा तुम्हें आइडिया रहेगा पेपर को देख के कि इस पर कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी है, कौन सा एग्जाम टेम्परामेंट इस पे काम करेगा, उतना ज़्यादा तुम फायदे में रहोगे। बच्चों के साथ होता ही है कि उन्होंने तैयारी कर रखी है बार बार मीडियम लेवल के पेपर लगा के, और पेपर उनके सामने आ गया वेरी डिफिकल्ट लेवल का, तो ऐसे में तो तुम फंस गए, तो ये दिक्कत हो गई। इसलिए जितना ज़्यादा तुम अलग अलग डिफिकल्टीज़ के पेपर सॉल्व करके चलोगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे। अब इसको करने का तरीका क्या है? कुछ नहीं है, पिछले 2024 के 2023 के परसेंटाइल के ट्रेंड्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है। उनको उठाओ, देखो कौन से पेपर में बहुत ज़्यादा परसेंटाइल गई थी, बहुत कम गई थी। उस शिफ्ट का पेपर तुम्हें रेडीली मिल जाएगा इंटरनेट पे, कहीं भी एनटीए की साइट पे ही दिए होते हैं, नहीं तो पिछली बार के रिलीज हो गए होते हैं। उन पेपर्स को सॉल्व करो। कुछ मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे 27 जनवरी का शिफ्ट 1 के पेपर की मैंने बात करी, तो ये पेपर बहुत आसान आया था। तो देखो, जाके देखो कि अच्छा बहुत आसान पेपर कैसा दिखता है। 31 जनवरी की शिफ्ट 2 थी या 1 थी, दोनों ही बहुत मुश्किल आई थी। उनको जाके निकालो, उनको देखो कि अच्छा डिफिकल्ट पेपर आता है तो डिफिकल्ट पेपर ऐसा दिखाई देता है। जितना इनको प्रैक्टिस करके चलोगे तुम्हारा दिमाग बैठेगा, वो स्ट्रैटेजी खुलेगी, और वो बच्चा जो जाके मीडियम डिफिकल्टी पे पेपर अटेम्प्ट करके एकदम से वेरी इजी या वेरी हार्ड दोनों को ही हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर तुम्हें एक एज मिल जाएगा, ठीक है। अगली बात पे चलते हैं। फंसना नहीं है।
एनटीए बहुत बार एक खेल कर देता है जिसमें नॉर्मलाइजेशन में बच्चे फंस जाते हैं। क्या हो गया मेरे पेन को? हाँ, एनटीए बहुत बार एक खेल कर देता है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। वो ये है बोनस क्वेश्चंस का या गलत क्वेश्चंस का। ऐसा होता है कि अगर तुम पेपर में किसी सवाल पे फंस गए या वो सवाल तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, तो वाइज डिसीजन ये होता है कि उस सवाल को तुम अंत के लिए छोड़ दो। एट दैट पॉइंट उस सवाल पे समय बर्बाद ना करो। बाद में सपोज करो तुमसे वो सवाल छूट गया, तुमने वो सवाल नहीं बनाया और वो सवाल बोनस क्वेश्चन निकल गया, तो तुम बहुत ज़्यादा खुश होगी कि अरे नहीं ठीक है, बढ़िया बढ़िया नंबर आ गए। लेकिन उस सवाल पे जो तुम टाइम खराब कर दोगे अपना 8 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, वही टाइम जो वो बोनस क्वेश्चन वैसे भी हो रहा था, जिसके नंबर तुम्हें वैसे भी मिल रहे थे, अगर वही टाइम तुम उठा के किसी और क्वेश्चन में लगाओ जो अदरवाइज तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा था, थोड़ा और टाइम चाहिए था बट सॉल्व करके +4 आ जाता, अगर तुम उस टाइप के क्वेश्चन में टाइम लगाओ तो वो बेहतर चीज़ है ना। फिर तो तुम्हें बोनस के नंबर तो मिल ही रहे और दूसरे वाले के भी नंबर मिल गए। तो इसलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि ये जो ऐसे फंसने वाले सवाल है जिसका तुम्हें लग रहा है बार बार सॉल्व कर लिया तुमने, एक दो बार लगा लिया, उस पर 4-5 मिनट तुमने लगा लिए बट वो नहीं हो रहा, इट इज़ एडवाइजेबल टू ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। अब ऐसे में तुम्हें एज कैसे मिलेगा दूसरे बच्चों पे? जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो तुम्हारा जो इफेक्टिव कंपटीशन है वो सिर्फ तुम्हारी शिफ्ट के बच्चों के साथ बना। अब जो तुम्हारी शिफ्ट के बच्चे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे उसी क्वेश्चन पे अटके रहेंगे, सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे और अपना कर देंगे समय खराब। अब क्योंकि वो समय वो खराब कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो भुगतान है उन्हें वो नंबरों से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बेहतर जो दूसरे क्वेश्चन कर सकते थे सॉल्व या जो दूसरे क्वेश्चन में टाइम लगा सकते थे वो नहीं लगा पाएंगे, तो वो गड़बड़े करेंगे, उनके नंबर हो जाएंगे कम। क्योंकि तुम बुद्धिमान हो तो तुम ऊपर निकल जाओगे और तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। अब ये एक दुधारी तलवार है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैंने यहाँ बोल दिया कि भैया ये जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको छोड़ देना और उसको नहीं करना करके। ऐसा भी हो जाता है कई बार कि वो क्वेश्चन गलत था ही नहीं, वो बोनस था ही नहीं, लेकिन क्योंकि तुम्हें वो डिफिकल्ट लग रहा था सिर्फ क्योंकि तुम इनकेपेबल थे इसलिए तुमने वो क्वेश्चन छोड़ दिया। तो थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय उस पर देना। ऐसे एकदम स्ट्रेट अवे सब क्वेश्चन को बोनस मत करार देना, अरे ये भी बोनस होगा, ये भी ऐसा नहीं होता है। एक शिफ्ट में मैक्सिमम 2 नहीं तो 3 सवाल ही ऐसे निकलते हैं, वो भी बहुत किस्मत से, कई बार तो एक भी नहीं निकलता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखे, कॉशियसली इससे डील करना, ठीक है। आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ तो लिखने के लिए कुछ बताइए नहीं, ठीक है। आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, डोंट गेट डिसहार्टेंड बाय रॉ एंड एब्सोल्यूट स्कोर्स। देखो जब भी तुम मॉक देते हो या तब तुम देगी का पेपर देकर आओगे भी, तो पहले ना तुम्हें एक आंसर की मिलती है मॉक्स में भी, और तुम्हें अपने एब्सोल्यूट मार्क्स मिलते हैं कि भाई साहब आपके 300 में से 210, 180, 160 ऐसे नंबर आए हैं। अब होता क्या है कि बच्चे ना सीधा ये रॉ स्कोर्स को देख के ही परेशान हो जाते हैं कि मेरे मॉक में यार 300 में से 210 नंबर ही आए, शिट। ये देखो कि तुम ओवरऑल स्टैंड कहाँ कर रहे हो, अपने शिफ्ट की डिफ़िकल्टी के हिसाब से, अपने मॉक की डिफ़िकल्टी के हिसाब से। क्या पता तुम्हारा मॉक इतना डिफ़िकल्ट आया था कि उसमें से 300 में से 200 नंबर पे 210 नंबर पे तुम्हारी 99.5 परसेंटाइल बन रही थी। क्या पता तो तुम एक्चुअल शिफ्ट में जाओगे जो 22 जनवरी से पेपर शुरू हो रहा है, क्या पता जो तुम्हारी शिफ्ट का पेपर था वो अच्छा खासा डिफ़िकल्ट आया था। इसलिए अगर पेपर में भी तुम्हें लगने लगे कि अरे यार सवाल नहीं बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर परेशान मत होने बैठ जाओ। उस समय जितना हो रहा है वो करते जाओ। ये अज्यूम कर लो ना कि यार पेपर डिफिकल्ट आया है तो सबके लिए डिफिकल्ट आया है, वो सिर्फ मेरे लिए अकेले का डिफिकल्ट नहीं है। मेरा एब्सोल्यूट स्कोर कम जाएगा, दैट इज ऑल राइट, लेकिन ओवरऑल जब मैं रिलेटिव स्कोर में जाऊंगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। होता ये है, मैं बताऊं दिक्कत ये है, मैंने ना जब अपना जनवरी का पेपर दिया था तो मेरी शिफ्ट का पेपर वॉज रिसेंटली मुश्किल और मुझसे वो पेपर नहीं हो रहा था सॉल्व, वो दिक्कत हो रही थी। प्रॉब्लम इस कि मैं बीच पेपर में घबरा गया और वो भी बहुत तगड़ा घबरा गया। मैंने ये बात रियलाइज़ नहीं करी कि अरे अकेले मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्ट आया, ये सबके लिए डिफिकल्ट आया। मेरा एब्सोल्यूट स्कोर कम जाएगा, मेरा रॉ स्कोर कम जाएगा, लेकिन जब वो चीज़ ओवरऑल देखी जाएगी, रिलेटिव देखी जाएगी, तो मैं एक अच्छे लेवल पे स्टैंड कर सकता हूँ। बट वो मैंने बात रियलाइज़ नहीं करी और मैंने अपने बाकी का पेपर इस घबराहट में कि यार नंबर सही नहीं बन रहे, पेपर ख़राब कर लिया था अपना पहला अटैम्प्ट। तो मुझे दूसरे अटैम्प्ट की ज़रूरत पड़ी थी, मतलब ड्रॉप नहीं, जनवरी बाद अप्रैल अटैम्प्ट की ज़रूरत पड़ी थी। तो इसीलिए अगर तुम्हें लग रहा है पेपर के बीच में भी यार मेरा एब्सोल्यूट स्कोर कम बन रहा है, जितने सवाल सोचे तो उससे थोड़े कम सॉल्व हो रहे हैं, परेशान मत हो। पेपर सिर्फ तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं आया है, उस शिफ्ट में सभी के लिए डिफिकल्ट आया और नॉर्मलाइजेशन एक अच्छा खासा चांस है कि तुम्हें बचा लेगा, ठीक है। तो इन 3 बातों का मैं उम्मीद करूंगा तुम लोग खासा ध्यान रखोगे। बाकी पेपर अब बहुत करीब आ गया है, थोड़ा नर्वसनेस वगैरह इस समय पे होती है, उसको अपने से जितना दूर रख सकते हो उतना दूर रखना। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।